हेलो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर उत्तम पटेल और मैं पढ़ाता हूँ आपको फिजिक्स और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल उत्तम फिजिक्स बाय डॉक्टर उत्तम। बच्चों अभी तक हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन चल रहा है, उसमें हम ढेर सारी चीज़ें अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है उसका जो कि फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन को भी मैं कोशिश किया कि उसको भी इसमें कवर कर लें, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं फ्रिक्शन और फोर्स, ये सब फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स है और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्योंकि फोर्स का ही कॉन्सेप्ट है तो फ्रिक्शन फोर्स ना आए ऐसा हो नहीं सकता। इसीलिए मैं फ्रिक्शन के बारे में भी आपको सारी चीज़ें, पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बहुत बारीकी से सारी चीज़ें समझाया है और आपको मुझे आशा है कि समझ में आ गया होगा फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है, कैसे एक्ट करता है, वो भी एक तरह से एक्शन रिएक्शन की तरह होता है। कि ये सब सारी चीज़ें मैं पिछले उसमें बता दिया हूँ। एक दो चीज़ें मैं आपको और फ्रिक्शन में बता देता हूँ, उसके बाद जो है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चन को और प्रोसीड करता हूँ, क्योंकि ढेर सारी चीज़ें हम बता चुके हैं, अब उसको प्रैक्टिस में लाना है। ठीक है बेटा, तो फ्रिक्शन में हमने क्या पढ़ा था? फ्रिक्शन में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रिक्शन फोर्स म्यू आर होता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, कहीं रखा हुआ है, कहीं रखी हुई है बॉडी बेटा। ठीक है, ऐसे सरफेस यहाँ फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, मास m है, तो r रिएक्शन ऐसे लगेगा, ये ख़त्म होने वाला है। तो हमेशा फ्रिक्शन फोर्स हमेशा क्या होता है? म्यू आर होता है। फ्रिक्शन फोर्स Fs क्या होता है? म्यू आर होता है। अब सपोज दैट ये सरफेस है यार, इधर से मान लो इधर कोई वो लगा हुआ है, हालांकि ये सब चीज़ें अभी आपको डिटेल में पता चलेंगे। इधर मान लो 2 kg का मास लटका हुआ है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन मान लो म्यू बराबर 0.2 है, 0.2 है, इसका मास मान लो 5 kg है। ठीक, ठीक है बेटा। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ दे कि इसमें म्यू नहीं दिया है, म्यू जो है अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू, कि ये दोनों जो है ये दोनों जस्ट स्लाइड करना शुरू करें, फॉर जस्ट स्लाइडिंग वैल्यू ऑफ म्यू बताना है, वैल्यू ऑफ म्यू बताना है। क्या करोगे? अब देखो बेटा, ये जो फोर्स इसका जो वेट होगा, इसका जो वेट होगा वही एक फोर्स का काम करेगा, इसका जो वेट होगा वही रस्सी में टेंशन, इसका वेट कितना होगा? 2 × 10, जी की वैल्यू 10, तो कितना हो गया? 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन से ये खींच रहा है। अब इसका म्यू कितना होना चाहिए कि ये 20, ये जो है जस्ट स्लाइड करे, जस्ट स्लाइड का मतलब, अब अगर इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन हमें पता हो, इसका जो है आर क्या हुआ? आर बराबर एम जी ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। कितना हो गया? 5 × 10, 50 हो गया। तो हमारा क्या है कि ये जस्ट स्लाइड करे, मतलब यहाँ पे एफ एल लिमिटिंग फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, जो यहाँ पे लगेगा वो जो है बराबर किसके होना चाहिए? जो टेंशन आ रहा है, टेंशन या एक्सटर्नल फोर्स के। ठीक है, बराबर आएगा तो ये जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा, और ये अगर ज़्यादा आ गया फोर्स तो ये एक्सेलरेट करना करेगा। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा है जस्ट स्लाइड के लिए, तो हम क्या करेंगे? म्यू आर बराबर रख देंगे टेंशन के। तो टेंशन दिया हुआ है, निकाल लिए थे हम लोग 20, आर भी दिया, तो म्यू बराबर क्या करोगे? 20/r, ये आर इधर आ जाएगा टेंशन, और आर की वैल्यू mg के बराबर है, तो 20/50 कितना हो गया बेटा? 5 × 20, 0.4। म्यू की वैल्यू कितना होनी चाहिए? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.4। ओके बेटा। अब तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे फ्रिक्शन का मतलब ये है। अब जैसे कभी कभी ऐसे आ गया, अब ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है, हॉरिजॉन्टल का तो जैसे है, अब इंक्लाइंड प्लेन है। ठीक है, ये वैल्यू थीटा है, यहाँ पे कोई चीज़ ऐसे रखे हो। ठीक, अब जो है मान लो इसका मास m है, ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये कोई बोले कि जस्ट स्लाइड, वैल्यू ऑफ थीटा, वैल्यू ऑफ थीटा बताना है फॉर जस्ट स्लाइडिंग, जस्ट स्लाइडिंग। इसके बीच सरफेस कोएफिशिएंट, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी कि वो जस्ट स्लाइड करे? तो क्या करोगे बेटा? अब देखो यहाँ पे भी फ्री बॉडी डायग्राम, अब देखो ये इस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, इस सरफेस, तो सरफेस को दबाएगा, ये सरफेस को दबाएगा तो सरफेस भी परपेंडिकुलर एक फोर्स लगाएगा जिसको रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ठीक है,
रिएक्शन फोर्स उधर लगेगा और ये सरफेस को इधर दबाएगा ऐसे, ठीक। अच्छा, इसका भार हमेशा ग्रेविटी mg नीचे की तरफ अर्थ की तरफ लगती है, तो ये mg हुआ। अब देख लो बेटा, ये अगर एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये भी थीटा होगा। अब इतना तो आप समझते होंगे। तो ये एंगल थीटा है, ये थीटा है। अब हम देख रहे हैं, अब यहाँ से एक इधर की तरफ, ये गिरना किधर चाहेगा, इधर की तरफ, ये किधर आना चाहेगा, इधर की तरफ। और अगर ये इधर की तरफ आना चाहेगा तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगना चाहिए, इधर की तरफ। तो इसको मूव करने वाला फोर्स जो है ये है, और उसको रोकने वाला फ्रिक्शन फोर्स वो है। जस्ट स्लाइड करने के लिए मतलब इधर वाला फोर्स जो होगा ये इसके बराबर हो जाना चाहिए। और जो फ्रिक्शन फोर्स जो लगता है, हमने जो बताया है हमेशा, क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स, क्या होता है, म्यू आर के बराबर होता है। अब यहाँ पे दिक्कत ये है, अब देखिए यहाँ पे बेटा, अब यहाँ पे आप देखो, ये नीचे आ रहा है, ये कैसे है, ये इन दोनों के बीच ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। एक वेक्टर ये है और इसके दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक तरह से कंपोनेंट हो गया। अगर ये एंगल थीटा है तो इधर का कंपोनेंट क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। जिधर एंगल होता है उस कॉस हो जाता है, इधर क्या होगा, एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इतना कंफर्म हो गया। अच्छा, ये है कि ये ना ऊपर जा रही ना नीचे जा रही है, इसका मतलब इस पर फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे, इसका फ्री बॉडी डायग्राम एक उधर एक इधर, अब ना ऊपर जा रही ना नीचे आ रही, तो इसका मतलब आर किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के। दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, एम जी साइन थीटा, और चौथा फोर्स म्यू आर लग रहा है। तो जस्ट स्लाइड करने के लिए क्या होना चाहिए, एम जी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, आर के। लिख दो यार, एम जी साइन थीटा ये किसके बराबर होना चाहिए, म्यू आर के। म्यू और आर कितना है, एम जी कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, हौच पौच हो गया क्या, ये हटा देता हूँ, फिर समझ में आएगा आपको, फिर समझ में आएगा आपको। ठीक, अब देखो यार, ये इधर आना चाहेगा, एक फोर्स ये लग रहा है इधर, इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन उधर लगेगा। आर ये है, आर एम जी कॉस थीटा के बराबर है। एक क्या लिखोगे, आर बराबर एम जी कॉस, अरे यार तो क्या लिखोगे, आर बराबर एम जी कॉस थीटा, एक लिख दिए, और दूसरा एम जी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एम जी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, क्या है, एम जी साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए म्यू आर के। तो आर की वैल्यू, ये आर की वैल्यू यहाँ पे रख दो, तो क्या हो जाएगा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से म्यू निकाल लोगे तो म्यू क्या हो जाएगा यार, एम जी साइन थीटा बटे एम जी कॉस थीटा। एम जी से एम जी गया, साइन थीटा तो क्या हो गया, टैन थीटा। ये आपको वही बताया था मैं, जिसे एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं। एंगल ऑफ रिपोज का मतलब वह है जो फ्रिक्शन फोर्स, रिएक्शन और रिजल्टेंट फोर्स के बीच का जो एंगल होता है। तो एंगल ऑफ रिपोज जो है वह मिनिमम एंगल है जिसपे कि एक कोई बॉडी रखा जाए तो वो जस्ट स्लाइड करना शुरू करेगा। तो थीटा क्या हो जाएगा बेटा, थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू टैन थीटा। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब ऐसे कोई ऐसे बोले कि एक चेन है, ठीक है बेटा, चेन को चेन की तरह ना बनाए, डायरेक्ट बना दें। ये एक चेन है, अब इधर से लटक रही है, इधर से क्या हो रही है, लटक रही है, लटक रही है, फ्रीली लटक रही है। चेन का मास m है, लंबाई जो है l है। अब ये है, मान लो l डैश जहाँ से लटक रहा है, इसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू कितना हो कि वो जस्ट
हैंग कर से मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम एल म्यू दिया है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू दिया है, एल डैश मैक्सिमम कितना होगा कि मैक्सिमम कितना ये लटक सकता है अपना पार्ट, टोटल लंबाई एल है, टोटल मास एम है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, तो कितना पार्ट कितना हिस्सा ये एल डैश है ना, यही बताना है कि मैक्सिमम लेंथ जो हैंग करे ये बताना है। ठीक है, तो एल डैश हमको निकालना है। अब यार ये मोटा पतला चेन नहीं है, यूनिफॉर्म थिकनेस है, यूनिफॉर्म थिकनेस। ठीक है, ऐसा नहीं कहीं मोटा कहीं पतला, यूनिफॉर्म थिकनेस है तो इसका पर यूनिट मास अगर निकालें, हर एक पर यूनिट मास अगर हमें इस तरह का जब कोई भी सवाल आए तो पहले आप यूनिट लेंथ का मास निकालोगे। तो टोटल मास है m, टोटल लंबाई है l, तो एक मान लो सेंटीमीटर या मीटर में ही हो, तो 1 सेंटीमीटर का मास निकालना होगा तो क्या करोगे, m/l। ठीक है, अब जितने का मास निकालना उतने का गुणा कर दो। मान लो l डैश लटक रहा है तो उसका मास क्या होगा, m डैश अगर निकालना हुआ क्या हो जाएगा, 1 का इतना है l इंटू एल डैश। ठीक है, तो एल डैश जितना लटक रहा है उसका मास इतना है। अगर मास इतना है तो उसका भार कितना होगा, इसका भार कितना होगा, वेट कितना होगा, वेट जो हो जाएगा m डैश g। ठीक है, यानी कि m/l इंटू एल डैश इंटू g। यही वेट, यही भार जो है, यही एक तरह से इसका क्या करेगा, फोर्स का काम करेगा, फोर्स का काम। इसी फोर्स से इसको खींचना चाहेगा, इस पे फोर्स जो लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, ये फोर्स लगेगा, ये फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब इसका जो बचा हुआ मास है, बचा हुआ मास कितना होगा, जो यहाँ टेबल पे रुका हुआ है वो बचा हुआ मास है, तो वो सरफेस पे रिएक्शन लगाएगा तो उसकी वजह से फ्रिक्शन होगा, तो बचे हुए मास का भार कितना होगा, m जो होगा क्या होगा बेटा, मास पर यूनिट लेंथ है ही, गुणे l माइनस एल डैश। ये लंबाई कितनी हुई, l माइनस एल डैश, एल डैश जब लटक गया कितना, एल डैश इतने का मास हुआ। और फिर तो इसकी वजह से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा क्या हो जाएगा, म्यू आर, तो आर की जगह क्या लिखे, एम जी, और एम बोले तो म्यू आर लिख दें, नहीं तो आप समझोगे नहीं, म्यू आर, आर मतलब ये, तो आर की जगह क्या लिखोगे, म्यू एम जी मतलब ये जो ऊपर वाला मास है, तो क्या हो गया, म्यू m/l इंटू एल माइनस एल डैश, ये इंटू जी, ये लग रहा है। तो जस्ट हैंग करे मतलब अगर उससे थोड़ा भी ज़्यादा होगा तो वो स्लाइड करके गिर जाएगा, इसका मतलब जस्ट हैंग का मतलब ये फोर्स इसके बराबर होना चाहिए, जो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा Fs, फ्रिक्शन फोर्स जो इधर लगेगा उसके बराबर होना चाहिए। तो क्या करोगे भाई बाबू, तो ये बराबर कर दो, कौन सा, ये निकला था m/l इंटू एल डैश जी, ये बराबर किसके होना चाहिए, म्यू m/l इंटू एल माइनस एल डैश इंटू जी। ठीक है, ये कटेगा, जी से जी कटेगा, तो क्या आया, इधर बचा एल डैश, इधर बचा म्यू इंटू एल माइनस एल डैश। ठीक है, तो एल डैश निकालना है तो क्या करोगे, इधर आया, इधर एल डैश, इधर मल्टीप्लाई कर दो तो म्यू एल माइनस म्यू एल डैश। ठीक है बेटा, तो म्यू एल को निकालना है, एल डैश को तो इधर ला दो, तो क्या हो गया, एल डैश प्लस म्यू एल डैश बराबर म्यू एल। ठीक है, तो यहाँ से एल डैश अगर कॉमन ले लो तो 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू म्यू एल, दिख रहा है क्या, हाँ, तो एल डैश बराबर क्या आ गया बेटा, म्यू एल बटे 1 प्लस म्यू, मतलब कितना भार लटक सकता है मैक्सिमम, अगर म्यू दिया है तो इतना, म्यू एल बटे 1 प्लस म्यू। ठीक है, कुछ कठिन है क्या, अरे जितना लटक रहा है उतने का वेट निकालोगे, यही वेट उसको उस पर फोर्स का काम करेगा, और ये फोर्स जो है, जो यहाँ पे जो बाकी वेट बचा है उसका वहीं उस पर फ्रिक्शन फोर्स जनरेट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स मतलब रिएक्शन करेगा, रिएक्शन आर करेगा, तो उसी का फ्रिक्शन फोर्स निकाल लोगे इतने मास का, और ये इतने मास के बराबर हो जाएगा वो उसका। ठीक है, तो ये हुआ। एनएलएम कंटिन्यू कर रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, एनएलएम। ठीक है बेटा, तो अब हम करते हैं मोशन, पढ़ेंगे मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, तो मोशन, अब ये हमें पता है कि फोर्स कहीं होता है तो वहाँ पे अगर एक्सीलरेशन भी होगा, फोर्स है तो एक्सीलरेशन,
मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये यही हर जगह लगेगा। तो मोशन तीन तरह से होंगे, एक जो है फ्लैट सरफेस, ठीक है, दूसरा इंक्लाइंड सरफेस, अब और तीसरा जो है वर्टिकल हो, उसमें जो है पुलिज हो सकता है, पुलिज और स्ट्रिंग सिस्टम, ठीक है। और क्या होता है, लिफ्ट में रखे हो, लिफ्ट में कुछ हो रहा है, लिफ्ट के साथ मूवमेंट हो रहा है। तो फ्लैट सरफेस पहले शुरू करें कि लिफ्ट और पुलिस सिस्टम? चलो फ्लैट सरफेस शुरू करते हैं, फ्लैट सरफेस, ठीक है। ये देखो एक बॉडी यहाँ पे रखी है, M है, F फोर्स लगाओगे, यहाँ सरफेस के बारे में कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब हम हमेशा क्या मान लेंगे, स्मूथ का मतलब म्यू बराबर 0। अब तुमसे कोई पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस मास, सरफेस पे रखा है, F फोर्स लगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, हमें पता है, एक्सेलरेशन बराबर F/m, बस हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। या इसी को ऐसे कोई बोल दे, ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तब क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कुछ नहीं, इधर से लगाओ या उधर से लगाओ, जाएगा उधर ही, तो फिर भी एक्सेलरेशन इतना ही आएगा, ठीक है बेटा। अब कोई ऐसे बोले बड़ा मास है, फिर इसके ऊपर छोटा मास है, M है, इधर फोर्स लगा F, ठीक है। तो एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे अगर कुछ लिखा नहीं है, ये भी स्मूथ होगा और ये भी स्मूथ होगा, तो दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मान लो पूछा कि एक्सेलरेशन A1 कितना होगा और A2 कितना होगा, इस पे फोर्स लगाए हो, F लगाए हो, तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाओगे बेटा, तो इस पे तो एक फोर्स लग रहा है, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हुआ, A बराबर F/m, बड़ा वाला है। इस पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, मतलब ये खींच के चला जाएगा आगे, ठीक है बेटा, ये वाला, और ये यहीं रह जाएगा, फिर धाड़ से गिर जाएगा, मतलब ये यहीं रह जाएगा। तो इसका एक्सेलरेशन A1 इसका जो है 0 हो जाएगा, और A2 क्या हो जाएगा, ये, क्योंकि जब तक हम फ्रिक्शन की बात नहीं करेंगे तब तक फोर्स जो है, एक्सेलरेशन उसी में होगा जिस पे फोर्स लगेगा, जिस पे फोर्स नहीं लगेगा वहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, समझ गए। अब मैं क्या करूँ, अब मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे करूँ, ये M है, M1 है, और एक और है ऐसे सटा हुआ, ये M2 है, ठीक है। अब इधर से फोर्स लगाए, अब पूछ रहा है कि फाइंड एक्सेलरेशन A1 मतलब इसका, और A2 इसका, ठीक है। इस पर इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, और फोर्स ऑन M2, इस पे आप फोर्स F लगा रहे हो, तो M2 पे कितना फोर्स लगेगा ये भी बताना है, ठीक है बेटा, ये भी बताना है। पहले तो दोनों का एक्सेलरेशन बताना है, फिर जो है फोर्स कितना लगेगा M2 पे। अब यहाँ पे क्या करोगे बताओ, वीडियो पॉज करो और बताओ। अब देखो बेटा, यहाँ पे कोई फोर्स लगाओगे, दोनों सटे हुए हैं, अच्छा कोई फ्रिक्शन की बात नहीं किया, इसका मतलब सब स्मूथ है, कहीं पे फ्रिक्शन नहीं है। इतना तो क्लियर है कि ये इसको दबाएगा, इसको आगे धकेलेगा, तो ये भी उसको धकेलेगा, मतलब ये है कि दोनों जाएंगे तो साथ साथ। अरे भाई ये दोनों सटे हुए हैं, तो ऐसे धकेलोगे तो साथ साथ जाएंगे, तो इसका मतलब ये हो गया, इतना तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन जो होगा दोनों का सेम होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, दोनों एक तरह से एक सिस्टम हो गए ना, एक साथ। दोनों को हटा के अगर एक बॉडी रख दिए ऐसे बेटा, ठीक है। अब इसमें कोई फोर्स लगाओगे, इस पे कोई फोर्स लगाओगे, ठीक है, दोनों की जगह पे एक इक्विवेलेंट बॉडी रख दिए, ये किसके बराबर होगा, M1 प्लस M2 के। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, F/m, बड़ा वाला M कहो या F/m1 प्लस M2, ये एक्सेलरेशन हो गया। बात एक्सेलरेशन की नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि M2 पे कितना फोर्स लगेगा, M2 पे कितना फोर्स लगेगा। तो M2 पे अगर एक्सेलरेशन आपको पता चल गया,
एक्सेलरेशन पता चल गया, इसका भी m2 का भी एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा, यही होगा। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स मान लो m2 का, m2 पे फोर्स जो होगा क्या हो जाएगा, m2a, यही तो a ये है, मतलब m2F बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। होता क्या है देखो, अब मैं बता दूं। अब बेटा ये है कि ये जैसे दो फोर्स है, दो मास है, ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच जैसे तुम इसको, ये फोर्स इसको धकेला तो ये इसको भी धकेलेगा, अब ये अगर ये इसको धकेलेगा तो ये भी इसको धकेलेगा, एक्शन रिएक्शन यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, एक्शन रिएक्शन। इधर देखो F लगा इसको, अब ये जरूरी नहीं है कि F फोर्स से ही इसको धकेले, दूसरे वाले को ये कुछ लगाएगा, दूसरे वाले को धक्का देगा ऐसे कुछ, इसको ऐसे धकेलेगा, मान लो F है, ठीक है, या हम R कहें ना, क्या लगाया, ये उसको एक फोर्स लगाया, रिएक्शन एक्शन लगाया, ठीक है, एक्शन कहें या जो कहें, मान लो एक फोर्स लगाया, तो ये भी इस पर उतना ही फोर्स लगाएगा जिसको रिएक्शन बोलते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा अपोजिट बॉडी पे लगते हैं, ये इस पर एक फोर्स लगाएगा, ठीक है, ये वाला इस पर एक फोर्स लगाया तो ये भी इस पर एक फोर्स लगाएगा, उतना ही लगाएगा लेकिन उल्टे दिशा में, तो ये भी इसका मतलब कितना होगा, आर ही होगा लेकिन उधर होगा, ठीक। तो हमको ये बताना है कि इस पर कितना फोर्स लग रहा है। फ्री बॉडी अगर डायग्राम बनाए तो ऊपर नीचे तो कुछ है नहीं, नीचे mg है, ऊपर जो है r है। देखो r आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जैसे r तो एक ऊपर नीचे के लिए है, तो यहाँ पे हम f लिखें, छोटा f लिख दें तो अच्छा लगेगा। ये फोर्स लगाया, ये इस पर फोर्स लगाया f, तो यही फोर्स जो है ये भी रिएक्शन के फॉर्म में इस पर लगा देगा और सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाए तो ये r और mg और इधर एक, इधर कौन सा f, ठीक, समझ गए, इधर f लगा, ऊपर नीचे का तो बैलेंस है, जाएगा किधर, उधर, उधर जा रहा है f फोर्स से, एक्सीलरेशन हमें पता है, तो f क्या हो जाएगा बेटा, f बराबर क्या हो जाएगा, m2 और a, तो m2 क्या हो गया, यही है m2 और a कितना है ये निकालेंगे क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है। अब इस पे कोई पूछे फोर्स कितना लगेगा, इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा, इस पे नेट फोर्स ये नहीं, F नहीं होगा, इस पे देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो क्या हो गया, F तो इधर लग रहा है ना, ये वाला इधर लग रहा है उल्टा, तो ये F और ये छोटा वाला है, एक्सेलरेशन पता है इधर, तो इसका मतलब ये ज़्यादा होगा ये कम होगा, तो क्या लिखोगे, F माइनस F, इस पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, F माइनस छोटा f, और छोटा f यहाँ से निकाले हो, ठीक है। तो इक्वेशन अगर लिखना हुआ इस तरह से तो दो इक्वेशन हमेशा लिखोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन जब पता रहेगा तो क्या लिखोगे, एक इसके लिए इक्वेशन लिखोगे, इसके लिए क्या लिखोगे, f माइनस स्मॉल वाला f बराबर m1a, ठीक है, और इसके लिए इक्वेशन क्या लिखोगे, उसका तो f ही है उस पर, और दूसरा तो m2a, तो ये दो इक्वेशन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ से या तो एक्सेलरेशन तुम निकाल सकते हो, मान लो एक्सेलरेशन आपको नहीं पता है तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से जोड़ोगे तो ये माइनस f में कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, a m1 प्लस m2 ये बराबर f के आएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बराबर क्या आ गया, f बटे m1 प्लस m2, जो मैं पहले ही इधर बता दिया था। तो या तो आप पहले ही निकाल लो, अगर आपको कुछ डाउट रहे कि हाँ एक्सेलरेशन साथ साथ चलेंगे कि नहीं, तो यहाँ से, तो इस तरह से दो इक्वेशन हमेशा आप बनाओगे, क्या करोगे, दो इक्वेशन हमेशा बनाओगे, मतलब दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे आप, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, फिर दोनों का इक्वेशन लिखोगे, कितना फोर्स है कितना एक्सेलरेशन है, कितना फोर्स है कितना एक्सेलरेशन, तो वहाँ से आप एक्सेलरेशन, अभी मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो उसी सवाल को मैं दे रहा हूँ, ऐसे देखो, ये 6 kg है, थोड़ा बड़ा बना है यार, ये 6 kg है, और दूसरा वाला जो है 4 kg है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है। अब हमें दो चीज़ें बतानी है, दो चीज़ बतानी है, एक फाइंड एक्सेलरेशन A, ठीक है, और दूसरा
फोर्स ऑन 4 kg ब्लॉक। दो चीज़ बताना है, एक तो एक्सेलेरेशन बताना है, एक्सेलेरेशन दोनों का मान लो पूछ लिया, बोथ बॉडी दोनों का, और इस पे फोर्स कितना लगेगा, फोर्स ऑन बोथ ब्लॉक्स। मैं बोथ दोनों पे पूछ लूँ, क्या फ़र्क पड़ता है, बोथ ब्लॉक्स दोनों पे फोर्स कितना लगेगा और दोनों का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो क्या करोगे बेटा, या तो आप आंख बंद करके सीधा सीधा कर लोगे, क्योंकि दोनों और कोई फ्रिक्शन वगैरह है नहीं तो साथ साथ ही जाएंगे, तो नेट एक्सेलरेशन क्या होगा, नेट दोनों साथ साथ चलेंगे तो नेट एक्सेलरेशन टोटल फोर्स बटे टोटल मास, ऐसे निकाल लो, 5/6 + 4 कितना हो गया, 5/10 कितना हो गया, 0.5। ठीक है, इतना मीटर पर सेकेंड, ये एक्सेलरेशन हो गया। अब दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा, इस पे मान लो ये इस पे लगा रहा होगा F छोटा वाला, ये भी इस पे लगा रहा होगा F छोटा वाला, बराबर होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे। ठीक है, तो इस पे फोर्स कोई पूछे F, इस पे एक ही फोर्स है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो एक ही फोर्स है F। एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन 0.5 निकाल चुके हो, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, m कितना है, 4 kg गुणे 0.5 कितना हो गया बेटा, 2 न्यूटन। इस पे फोर्स, और छोटा F अगर पता हो गया तो इस पे फोर्स पूछा है, इस पे एक फोर्स ये लग रहा है, एक फोर्स ये लग रहा है 5 न्यूटन, और दूसरा फोर्स लग रहा है ये मतलब इधर मैं कर दिया, ये कितना 2 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना आया, 5 - 2 = 3 न्यूटन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब और सवाल, अब हम क्या करें कि इसी को और थोड़ा बढ़ा दें। ठीक, आप देखो, यहाँ से 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, 2 4 6। ठीक है, 48 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, फोर्स कितना लगाया, 48। सवाल वही है, अब पूछे एक्सेलरेशन पूछे, एक्सेलरेशन तीनों का सेम रहेगा, समझ गए बेटा। तो एक्सेलरेशन बताना है और क्या बताना है, फोर्सेज ऑन ब्लॉक्स, तीनों ब्लॉक्स पे फोर्स कितने लगेंगे, या फोर्सेज बिटवीन 2 and 4 kg और 4 and 6 kg ब्लॉक्स, ये बताना है। ठीक है बेटा, चलो बताओ, सेम वैसे ही जैसे वो था वैसे ये है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो और आंसर निकाल दो, यही तो सबसे पहले करोगे। वीडियो अगर पॉज नहीं किए तो फिर मुझे सॉल्व करते हुए देख लोगे, इसका मतलब आप कॉपी कर लोगे, तो कॉपी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, अब फ्री बॉडी डायग्राम, अब देखो यार, यहाँ पे इन दोनों के बीच ये इसको धकेलेगा, मान लो यहाँ पे F1 छोटा F, और ये इसको धकेलेगा इधर F2, इन दोनों के बीच मान लो F3, ये तो सेम ही रहेगा, मान लो यहाँ पे F1 से इधर गया तो ये भी F1 से आएगा लेकिन इधर, और यहाँ इन दोनों के बीच इंटरेक्शन मान लो फोर्स जो है F2 है, तो ये भी इंटरेक्शन फोर्स F2 छोटा F2 लगा देगा। ठीक, जो भी रहेंगे F1 दोनों सेम रहेंगे, इन दोनों के बीच मान लो F1 हो गया, इन दोनों के बीच F2 हो गया, सेम रहेंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस पे लगेगा उधर और उसकी वजह से उस पे लगेगा इधर, ये एक दूसरे को बदला लेते हैं। ये कहता है कि मैं तुमको इतने से धकेलूंगा, तो वो भी कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं भी तुम्हें धकेलूंगा इधर। ठीक है, अब देखो, अब तो आंख बंद करके अगर आप क्या करोगे कि ये है तीनों एक साथ चलेंगे एक सिस्टम की तरह, तो एक्सेलरेशन कोई पूछ ले तीनों का तो क्या होगा, F/m1 + m2 + m3, तीनों कितना है, 48 है बटे 2 + 4 + 6 कितना हुआ, 6 6 12 12 चौक 48, 4 मीटर पर सेकेंड इसका। एक्सेलरेशन सबका पता हो गया, अब एक एक का लिख लो। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम इसका, ठीक है, तो इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं, इस पे कितने, तो इसका इक्वेशन लिखोगे, क्या लिखोगे, F, ये बड़ा वाला F, पहले डायग्राम मैं आपको बना के दिखा दूँ नहीं तो
अब देखो यार, ऊपर नीचे mg और r बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ऊपर नीचे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल हो रहा है, तो हम खाली हॉरिजॉन्टल फोर्सेस, इधर इधर ये जो है F वाला लगेगा, ये बड़ा वाला, ठीक है, और इधर ये छोटा वाला जो इधर लग रहा था ना, तो या तो आप कन्फ्यूजन ना हो तो हम ऐसे कर दें, ये F इधर लगा और ये छोटा वाला F किधर लगा, इधर लग रहा है, ठीक है, जिसको F1 बोलते हैं। दूसरे बॉडी पे हम देखें तो दूसरे बॉडी पे ये F1 इधर लग रहा था, ठीक है, F1, और उधर वाला जो है, तो ऐसे हम करने इसीलिए मैं कह रहा था कि नेट फोर्स हमको देखना है, तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स कौन सा लग रहा है, तो ये बड़ा वाला लग रहा है, ये करो तो ताकि कन्फ्यूजन ना हो। और इसकी वजह से ये छोटा वाला इधर लग रहा था F1, ये इसकी वजह से उस पर ये लग रहा था F1 उधर की तरफ। अब तीसरा वाला जो है F2 लगाएगा इस पे, इस पे F2 लगाएगा, ठीक, और तीसरे वाले पर कितने फोर्स लग रहे हैं, तीसरे वाले पे F2 इसने इस पे लगाया तो F2 इसने इस पे लगाया, तो ये F2 लगाया, ठीक, इतने ही फोर्स है और सबका एक्सेलेरेशन हमें पता है। तो अगर हम यहाँ की बात करें, इस पे सिंगल फोर्स है तो तो F2 बराबर क्या हो गया, ma, ठीक है, तो m इसका पता है 6 kg, एक्सेलेरेशन 4 है, कितना हो गया बेटा 24 न्यूटन, F2 कितना हो गया 24 न्यूटन, ठीक। अब इस पे लिख दो, इस पे जा उधर रहे हैं तो मतलब F1 ज़्यादा हो गया, F1 माइनस F2 बराबर ma, इसका मास जो भी है, ठीक। तो m कितना है इसका 4 किलो का है, 4 किलो का है, और a कितना है 4। अच्छा F2 हमें नहीं पता और F1 निकाल लिए हैं, कितना 24 माइनस F2, तो यहाँ से F2 बराबर क्या हो जाएगा 24 माइनस 4 चौके 16, कितना आया 8 न्यूटन। F2 भी निकल गया, F1 भी निकल गया, तो F1 F2 निकल गया, एक्सेलरेशन निकल ही गया, ठीक है। 3 ब्लॉक दें या 4 ब्लॉक दें, चाहे जितना दें बेटा, वो सब आपका निकल जाएगा, वो सब आपका निकल जाएगा, ठीक। अब इसी में हम ये कह दें बेटा, हम ये कह दें कि ऐसे है, रस्सी लग गई ऐसे, और इधर खींच रहे हो 60 न्यूटन से, ठीक। अब ये रस्सी लग गई है, ये सट के रहे या रस्सी लग जाए, तो देखो रस्सी अलग अलग, इन दोनों के बीच ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ठीक। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर रस्सी लगा दिए तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, सटा के रहे या रस्सी लगा दो, ठीक है, देख लो समझा देता हूँ। ठीक, अब देखो सवाल ही दे देता हूँ, लफड़ा ही ख़त्म हो जाए। ये 2 kg, ये 4 kg, ये 6 kg, ठीक। 60 न्यूटन का फोर्स लगा तो बताओ एक्सीलरेशन क्या होगा, और इसमें मान लो टेंशन, इसमें T1 है, इसमें T2 है, ये भी एक रस्सी ही है, ये भी एक रस्सी है, रस्सी को खींच रहा है, इसमें T1 है, इसमें T2 है, तो बताना है T1 कितना हो गया और T2 कितना होगा, ये बताना है बेटा। ये रस्सी, इसको खींचोगे सब रस्सी। अच्छा, जहाँ भी स्ट्रिंग की बात आती है, रस्सी की बात आती है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो स्ट्रिंग का मतलब हम क्या मान लेंगे, मासलेस, मतलब एक तो उसका कोई मास नहीं होगा, और नॉन स्ट्रेचेबल, ये नहीं कि इसको खींचोगे पहले ये रस्सी खींचेगी तब ये खींचेगा, ये रस्सी खींचेगी तब ये खींचेगा, रस्सी सिकुड़ी हुई नहीं है, पहले तनेगी रबर की तरह, नॉन स्ट्रेचेबल है, रस्सी में मास नहीं है, नॉन स्ट्रेचेबल। फ्रिक्शन के बारे में कुछ लिखा नहीं है तो इसका मतलब फ्रिक्शन नहीं है। चलो बताओ, वीडियो को क्या करोगे, पॉज करो, उसके बाद लगा दो जैसे मैं बताया था। अब यह है कि यहाँ से खींचना शुरू करोगे तो तीनों मास साथ में जाएंगे, इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि एक्सेलरेशन सबका सेम होगा, और कितना होगा, टोटल जो फोर्स होगा, टोटल फोर्स बटे टोटल मास 60 बटे 2 + 4 + 6, कितना, 6 × 12 = 60, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन सेम हो गया, तो जैसे उसमें वो लिखे थे, ये जो भी फोर्स लगेंगे रस्सी का, ये T1 से इसको जैसे खींचोगे तो ये इसको T1 से खींचेगा अपनी तरफ,
इसको किधर खींचेगा, अपनी तरफ, इसको, तो ये भी तो T1 से इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे, इस पे कितने, और यही T2 से ये इसको खींचेगा अपनी तरफ ऐसे, तो ये भी तो इसको खींचेगा, इसको अपनी तरफ, ये इसको खींचेगा उसी फोर्स से अपनी तरफ। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम सबका बन गया। अब इसकी लास्ट वाले की बात करें तो इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, एक ही T2, तो T2 बराबर मास अगर पता है, एक्सेलेरेशन हम निकाल ही लिए, तो ma कितना हो गया बेटा, 2 मास इसका हुआ, एक्सेलेरेशन 5, कितना हो गया 10 न्यूटन। T2 देखो निकल गया। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम देख लो, इस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, इधर T1 इधर T2, तो जा उधर रहा है, मतलब T1 माइनस T2 ये बराबर होना चाहिए उसका m, इसका ma, ठीक है। तो T2 निकालना है, तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, T1 माइनस ma, T1 निकल चुका है 10, m इसका मास 4 गुणे a एक्सेलेरेशन 5, कितना हुआ, कितना हुआ, T1 माइनस T2, तो T2 बराबर हमें निकालना है, तो T1 माइनस ma, ठीक है, ठीक है, 4 × 5 = 20, तो 10 माइनस 20 मतलब -10, ठीक है। अरे यार T2 तो निकला हुआ, मैं T1 तभी कह रहा हूँ माइनस में क्यों आ रहा है भाई, T2 तो निकल चुका है ना, T1 निकालना है, तो T1 बराबर करोगे, T1 बराबर, तो T2 ये इधर माइनस में उधर प्लस में हो जाएगा, तो T2 कितना निकला है 10, m 4 गुणे 5 कितना हो गया 10 + 20 कितना हो गया 30 न्यूटन। तो T1 कितना हो गया, T2 10 न्यूटन, T1 30 न्यूटन, बस इसी तरह। तो रस्सी लगा के खींचो, चाहे आपस में सटा के खींचो, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर यही हम ऐसे कर दें, एक दीवार है, ओ दीवार है, ठीक, ये 2 kg का है, ये 4 kg का है, इस पे मान लो 60 न्यूटन फोर्स लगा के इसको दबा रहे हैं। अब कोई पूछे कि इसके बीच जो फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच 60 तो नहीं लगेगा, इतना तो पता है कि कुछ ना कुछ जो है कम ज़्यादा लगेगा। ये दीवार है, ये जा नहीं रहे हैं, रुके हैं, क्या है, रुके हैं, तो इनके बीच जो फोर्स होगा F मान लो जो भी होगा, ये F से उधर दबाएगा, तो ये भी F से इसको इधर, तो F कितना होगा, अगर F निकालना हुआ तो यहाँ पे क्या है, एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है, एक्सेलेरेशन क्या है, 0 है, इसका मतलब मूवमेंट नहीं है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो नेट फोर्स, तो इस पे जो है, जैसे छोटा वाला है, इस पे ये F हो गया 60 न्यूटन, और ये कुछ लगा, ठीक है, ये तो ये रुका हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, और इसका जो है ये दीवार को दबाएगा और दीवार इसको दबाएगा, ठीक, तो ये रुका हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये 60 न्यूटन अगर इधर है तो ये भी 60 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटरेक्शन 60, इनके बीच भी 60 रहेगा और इनके बीच भी 60 ही रहेगा, दीवार और इसके लास्ट ब्लॉक के बीच में भी 60 न्यूटन का ही फोर्स रहेगा, ठीक है बेटा। अब इंक्लाइंड प्लेन अभी मैंने आपको फ्रिक्शन में बताया, टाइम कितना हुआ, ठीक है। इंक्लाइंड प्लेन के लिए मैंने क्या बताया, ऐसे रहेगा कोई प्लेन बेटा। अब जाहिर सी बात है, कोई चीज़ यहाँ रखोगे, ये एंगल थीटा है, यहाँ mg cos थीटा आएगा, ये मैं अभी बताया था फ्रिक्शन में, यहाँ mg है तो ये भी थीटा होगा, और इधर mg sin थीटा, ये mg cos थीटा, ये अपना r आता था, r। तो फ्रिक्शन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो कोई पूछेगा कि ये जो है ऐसे रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है फ्रिक्शन नहीं है तो ये खिसक के आएगा, तो इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, देखो ऊपर नीचे तो जाएगा नहीं, r mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो खाली नेट फोर्स अगर देखें, ये इसके 2 कंपोनेंट हो गए, एक mg cos थीटा, एक r। तो फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम उसके देखें, तो फ्री बॉडी डायग्राम में एक ये हुआ और एक ये हुआ और दूसरा ये हुआ, तो ये तो बैलेंस कर ले रहा है r mg cos थीटा को। तो किस फोर्स से आएगा, इधर mg, नेट फोर्स क्या आया, mg sin थीटा, कोई फ्रिक्शन तो है नहीं, यहाँ पे स्मूथ है तो उसे कोई रोकेगा नहीं, तो नेट फोर्स हो गया mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बेटा, F/m, मतलब mg sin थीटा, नेट फोर्स क्या है, mg sin थीटा, और उसके मास से भाग दे दिए तो क्या आ गया, g sin थीटा।
तो इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई वो नहीं है, तो वहाँ पे एक्सीलरेशन हमेशा क्या हो जाएगा, जी साइन थीटा। एकदम सीधे सीधे कोई गिरता तो जी होता, अब ऐसे आ रहा है इंक्लाइंड प्लेन पे तो जी साइन थीटा होगा। अगर अच्छा कभी कभी हाइट दिया रहता है, ये हाइट मान लो h है, ठीक है, और ये लंबाई दिया है, ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या नहीं हो सकता है, इस ट्रायंगल में देखोगे तो ये बटे ये, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/l। तो कभी कभी क्वेश्चन में हाइट दिया रहेगा इतनी ऊंचाई का, एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी लंबाई इतना है, और उस पर कोई बॉडी रख दिए तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा, और साइन थीटा कहाँ से निकाल लोगे, h/l से। ठीक है बेटा, तो इंक्लाइंड प्लेन पे मोशन ऐसे होता है। अभी इंक्लाइंड प्लेन पे और भी चीज़ें हैं, उसको वो करेंगे। फिर मैं बताऊंगा कि रस्सी वर्टिकल मूवमेंट कैसे होता है, और स्ट्रिंग के साथ, पुली और स्ट्रिंग के साथ, और लिफ्ट में कैसे, लिफ्ट में ऊपर नीचे जाने पर एक्सेलरेशन और भार कैसे बदलता है। और फिर एनएलएम के सारे चीज़ों को, उसमें फ्रिक्शन भी मिला के, अब जैसे ये सब है इसमें फ्रिक्शन भी मिला के मैं सवाल पूछूंगा, तो जहाँ बिना फ्रिक्शन के अभी दे रहे थे फिर फ्रिक्शन भी मिला देंगे। फिर हर तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड सवाल हैं वो हैं, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी पानी की तरह, बिना किसी डाउट के। तो आप बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है, आप प्रैक्टिस करिए, सवाल जो कि आपके पास क्वेश्चन बैंक हो उसको लगाइए और आपका कन्फ्यूजन सब दूर हो जाएगा। एनएलएम एक बड़ा चैप्टर है, ये है कि ये समझ जाएंगे, हालांकि बहुत क्वेश्चन नहीं, आजकल ट्रेंड बदल गया है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अगर आते भी हैं फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा है। ओके बच्चों, देखते रहिए अपना प्यारा सा चैनल, और आने वाले वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों, अपने यार, अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स, जो भी बच्चे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं या जिनको इसकी ज़रूरत है, जो मेडिकल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, सेंड करें और उनको बताएं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।